Good morning to all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn DSS from 6th sem and our topic is design of beams. And this is lecture 1. Now, as we all know, design of beams is important because for any construction of a building, it is very important to know all the type of beams. We have basically two type of beams that are previously that are very useful for us. For examples in RCC structure we basically have plinth beam and slab beam, as well as in I section beams or L section beams, T section beams. There are various type of forms and sizes of the beams. Now, what is a beam? Beam is a structural member subjected to lateral load that is perpendicular to axis. That means beam is a structural member subjected to lateral load that is perpendicular to its axis, है ना। कोई भी लैटरल लोड अगर किसी बीम के सेंटर टू सेंटर पे पड़ रहा है, मतलब अगर जो आई सेक्शन है तो उसके फ्लेंज और वेब के मिड सेक्शन पे पड़ रहा है, कि आप ये बोल लो सीजी जहाँ से पास आउट हो रही है वहाँ पर पड़ रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? बीम, है ना। अब बीम्स कितने टाइप की होती है? वी हैव वेरियस टाइप ऑफ बीम्स, या फिर ये कह लो वेरियस नेम्स ऑफ बीम्स, है ना। बेसिकली आप स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील में बीम्स अलग अलग टाइप में यूज़ होंगी। तो अपने पास एक तो नॉर्मल बीम, ठीक है, एक ग्रिडर को भी बीम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल गैंट्री ग्रिडर, प्लेट ग्रिडर, बहुत सारे। और पर्लिंग। अब पर्लिंग कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ ट्रस मेंबर यूज़ होते हैं ना, रूफ ट्रस वगैरह के अंदर। आपने देखा हो किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट पे जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हो आप लोग साइड्स, है ना, वो चीज़। फॉर एग्जांपल इस तरह से अपन बनाते हैं ना, से ये हो गया अपना क्वीन पोस्ट, तो इसमें यहाँ पे आप पर्लिन्स लगाते हो ना ये। और इसके अलावा अगर अपन आइस चैनल सेक्शन की बात करें तो ये रहा आपका, इसके ऊपर यहाँ पे लगता है, तो इसको अपन पर्लिन बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ बीम्स। तो अपने पास बेसिकली दो टाइप के बीम होते हैं। पहला है अपना लैटरली सपोर्टेड बीम, अब पहले देख लेते हैं लैटरली सपोर्टेड बीम, है ना। अब लैटरली सपोर्टेड बीम, अगर जो डिफ्लेक्शन या रोटेशन, जो देखो स्टील कॉलम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेंथ तो अपनी अच्छी है ना। अब देखिए लैटरली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। लैटरली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? जो बेसिकली लैटरल लोड जो भी आ रहा है उसको रिस्ट्रेन कर जाए, मतलब उसको झेल जाए, है ना। अब अगर उसकी कोई भी कम ऊपर, मान लो ये एक आई सेक्शन बना हुआ है अपना, इक्वल एंगल है ना, अपन एज्यूम कर लेंगे, फिगर पे मत परेशान होइएगा। मान लो यहाँ पे कोई इसके बीम बनी हुई है ना, तो ये इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है, मतलब आगे भी हो सकती है, कैसी भी टाइप की बीम है ना। तो अब आपका क्या है? ये चीज़ है अपना फ्लेंज, और ये है अपना वेब, है ना। अब अगर मैं लैटरली सपोर्टेड की बात करी तो मतलब इसका जहाँ कहीं भी सीजी या फिर इसका जो न्यूट्रल एक्सिस पास होता है, किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, है ना। इसके ऊपर जो लैटरल लोड पड़ रहा है इस बीम की वजह से, वो ये सफिशिएंटली झेल जाए, और इसके अलावा
इसमें ना रोटेशन आना चाहिए ना ही ये डिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन बेसिकली। इसमें रोटेशन आया तो ये अपनी जगह से मूव करेगा, दैट मीन्स ये क्रैक कर जाएगा, है ना। और अगर रोटेशन भी आया तो अबाउट एक्सिस, अब वो किस तरफ रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो उस टाइम की सिचुएशंस पे डिपेंडेंट करता है ना। तो अगर इस केस के लिए लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे इफ lateral deflection and rotation of a compression। अब देखो इसकी वजह से कैसा टाइप का लोड पड़ रहा है, कंप्रेशन, है ना। तो ये फ्लेंज कैसा बिहेव करेगा, कंप्रेशन फ्लेंज की तरह, है ना। मैंने क्या बोला, स्टील में ऑलरेडी आपकी पावर रहती है, टेंसाइल तो बहुत रहता है, बट कंप्रेशन जो होता है वो बेसिकली आरसीसी का बेटर होगा, मतलब कंक्रीट का बेटर होता है। तो अपन को यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि ये कंप्रेशन फ्लेंज की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए कंप्रेशन फ्लेंज, है ना, यहाँ पे आएगा कंप्रेशन फ्लेंज। किस मेंबर की बात कर रही हूँ आप खुद ही डायग्राम में दे सकते हैं। तो ये वाला फ्लेंज जो है अपना, ये कंप्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका बीम का जितना भी लोड है वो सारा का सारा ये प्रिवेंट कर रहा है ना। बीम्स का पूरा जितना लोड है वो इस वेब पे ट्रांसफर करके नीचे वाले फ्लेंज पे बिहेव, जो अपना ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑफ अ बीम इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग lateral support the beam is said to be laterally supported। अब पूरी लाइन में अपन बोल क्या रहे हैं कि जो भी अपना मेंबर है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, टी सेक्शन है, जो भी सेक्शन है उसके जो फ्लेंज सेक्शन है, वैसे बेसिकली अपन टी सेक्शन और आई सेक्शन को ही बोलेंगे, क्योंकि फ्लेंज सेक्शन केवल इसी में आएगा, फ्लेंज एंड वेब दोनों आएंगे, है ना। तो अगर इसकी फ्लेंज जो है उस पर कोई भी बीम की वजह से कोई कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए ये जो भी उस कंप्रेशन बीम पे लैटरल लोड भी पड़ेगा। लैटरल लोड अब किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ सकता, अपना लैटरल लोड हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से ही आता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन से जो लोड आ रहा है अपन ये एज्यूम करते हैं कि जो इसका सेंटर है, न्यूट्रल एक्सिस है, वो सारे के सारे लोड को पूरा का पूरा झेल जा रही है, ना उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन आ पा रहा है, ना कोई रोटेशन आ रहा है ना। तो अपना स्ट्रक्चर जो है लैटरली सपोर्टेड है, इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, सेकेंड टाइप ऑफ बीम है अपना लैटरली अनसपोर्टेड बीम। लैटरली अनसपोर्टेड बीम मतलब वही है कि अब अपना वर्टिकल लोड जो है वो रेजिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी वजह से रोटेशन भी आ रहा है, डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, मतलब अनस्ट्रेन्ड बीम है ये, है ना, रोकी नहीं जा सकती। और स्ट्रेन्ड मेंबर अपन ने पहले भी पढ़ा है, इसके बारे में कोड में दे रखा है कि अनस्ट्रेन्ड अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो उसके लिए क्या होगा, रोटेशन है, फ्री एंड है, क्या है, वो चीज़ें आपने कोड में देख रखी हैं, अपने पास टेबल दी हुई है इसके लिए, वही सेम टेबल यहाँ फिर यूज़ होगी, है ना। तो अगर इस केस में बोला जाए तो लैटरली अनसपोर्टेड है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इफ लैटरल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ अ कंप्रेशन फ्लेंज, वही सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रोटेशन आएगा। ये चीज़ अपन को लिखनी है, ऑफ अ फ्लेंज ऑफ अ बीम इज अनप्रिवेंटेड by providing lateral load in the beam, then it is called laterally unsupported beam। मतलब अपन ने क्या किया, lateral support इसमें प्रोवाइड ही नहीं किया, केवल lateral load अप्लाई कर दिया, है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, रोटेशन भी आ रहा है। इन दिस केस क्या होगा, बीम जो है वो क्रैक कर जाएगी, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी और मूव करेगी।
अब देखिए बीम के किसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन में फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3.7.2 पेज नंबर 17 ऑफ IS कोड, ठीक है। IS कोड 800 ही अपन यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, बेसिक वाला है ना, कोई स्पेशल कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं है ना। अब ईयर वो आप मेंशन देख लीजिए, दोनों ईयर्स की कोड आपके पास अवेलेबल है, तो कौन सा कोड आपको यूज़ करना है वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि बीम कैन बी, वैसे ये आपको मिल भी जाएगा कोड में है ना, इसलिए वरीड मत हो। क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 टाइप की क्लासेस में डिवाइड कर रखा है एज गिवन इन क्लॉज नंबर 3.7.2। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैंने क्या बोला, पुराने कोड और नए कोड में थोड़ा डिफरेंस है ऑफ IS कोड है ना। तो पहला अपना क्या सेक्शन है, प्लास्टिक। अब अपन ने माइल्ड कर्व का ग्राफ तो देख ही रखा है ना, तो उस ग्राफ के हिसाब से भी अपना ये जो चीज़ है डिवाइडेड है, तो या तो प्लास्टिक सेक्शन बोल लो या तो क्लास 1 सेक्शन बोल दो। सेकेंड टॉपिक अपना क्या है, कॉम्पैक्ट सेक्शन। अब कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो नीडी थिंग है ना, इसको अपन क्लास 2 में डाल देते हैं, और ये मर्जी से नहीं डाल रही हूँ, ये कोड में लिखा हुआ है। सेमी कॉम्पैक्ट और यहाँ पे सेक्शन बार बार लिखते रहना है आपको, क्लास 3 है ना। नेक्स्ट अपना है 4th नंबर में स्लेंडर। स्लेंडरनेस रेशियो अपन ने हर जगह निकाला है, सेम वैसे ही जाएगा है ना। और यहाँ पे सेक्शन की वजह से ये लगा रही हूँ, तो कुछ और मत लिख लेना। और क्लास 4, ये 4 टाइप की क्लासेस हो गई है ना। अब इसके लिए भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपके पास इसमें ही क्लासिफिकेशन दे रखा है ना। तो अगर लिखना चाहें तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि नोट करके, नोट है ना, नोट में क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू of limiting width to thickness ratio of elements for different classification of section are given in table 2 पेज नंबर 18 ऑफ IS कोड। अब देखिए अगर आप लोगों के पास थिकनेस और विड्थ दे रखी है, तो उन दोनों का रेशियो निकाल करके भी अगर आप चाहो तो ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कौन से क्लास में आएगा, क्लास 1 में आएगा, क्लास 2 में आएगा, क्लास 3 या क्लास 4 में आएगा है ना। और ज़्यादातर अपने पास विड्थ दे रखी रहती है ना, I सेक्शन L सेक्शन जो भी है उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस, ये 2 चीज़ें अपने पास हमेशा मेंशन रहती हैं। और इसमें अपन चाहे तो ISLB सेक्शन, ISMB सेक्शन, ISHB सेक्शन या ISWB सेक्शन। LB क्या हुआ, लो बीम, हाई बीम, मीडियम बीम, और W क्या हुआ, W अपना वाइड बीम हुआ है ना। तो ये 4 टाइप की बीम यूज़ हो सकती हैं इसमें। और इसके अलावा एक और नोट पे अगर मेंशन करना चाहे तो अपन ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने सेक्शन बता दिया, एक अपना हो गया कौन सा, ISLB एंड ISMB सेक्शन। तो इन दोनों केसेस में फॉर बीम सेक्शन में ज़्यादातर हम ये सेलेक्ट करेंगे, फॉर बीम सेक्शन select
एनी वन, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में एक और लाइन है, फॉर कॉलम सेक्शन। अगर आपके पास कॉलम दे रखा हो, उसके लिए आपको बोल रखा हो कि बीइंग सेक्शन सेलेक्ट करना है ना, तो उसके केस में क्या करेंगे, ISHB सेक्शन। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, ISHB सेक्शन या ISWB सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम सेक्शन, दोनों का ये डिफरेंस है ना। अगर जो भी केस लेते हैं, अगर मान लो सेकंड केस या फर्स्ट केस जिसके लिए भी लेते हैं, तो अगर उसके लिए अपन को सेक्शन सेलेक्ट करना है तो अपने पास नॉर्मली आई सेक्शन को ही अज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वैल्यू मिल जाती है ना। इसी की तरह से आप टी सेक्शन और एल सेक्शन का भी देख सकते हैं, है ना। एल सेक्शन अपना एंगल सेक्शन में आ जाएगा थोड़ा सा, तो इसके लिए अपने पास ये दे रखा है BF, है ना। अपन क्या करते हैं, इसमें एक सेंटर लाइन खींच देते हैं और अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका नाम B रख देते हैं, ठीक है। इसका ये वाला साइज जो है ये हो गया अपना TF, स्मॉल f बना देना। और इसकी जो यहाँ से लेकर के इस वाले फ्लेंज के एंड तक की हाइट है, इसको H ले लो। अब इसका जो बीच वाला सेक्शन है इसको अपन क्या एज्यूम करें, D मान लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई अपने पास, है ना। अब अगर अपन को D की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, D इक्वल्स टू H-2 ब्रैकेट TF प्लस N, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एन अपना नंबर ऑफ सेक्शंस है ना। अब अपन ये नीड होगा तो ही यूज़ करना है, वैसे अपन ज़्यादातर बीम के केस की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम सेक्शन का यूज़ कम होगा, है ना। अब देखते हैं न्यू, ये इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन स्टेप्स लिखवा रहे हैं अपन, है ना। तो पहले उसके बारे में देखते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो या तो आप लोग हेडिंग ऐसे लिख सकते हो, डिज़ाइन स्टेप्स तो वैसे रुको पहले ये अपन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन स्टेप्स लिखेंगे। तो अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी हो अपन को, डिज़ाइन स्ट्रेंथ in bending of laterally supported beam, और ये चीज़ भी अपन को दे रखी है, अगर आप चाहो तो क्लॉज नंबर, पेज नंबर की कंफर्मेशन नहीं दूंगी लेकिन क्लॉज नंबर कभी चेंज नहीं होता है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाना। 8.2.1.2 और पेज नंबर है अपना 53, जो मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास पुराने कोड का है तो इसलिए आप चेक कर लेना, अगर जिसके पास नया कोड हो तो। इसमें अपने पास MD से रिप्रेजेंट करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग इन बेंडिंग ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम, MD, ठीक है। इसलिए अपने पास है बीटा B इंटू ZP इंटू F(y) अपॉन गामा M0, है ना। अब यहाँ पे जो ये BP है इसकी वैल्यू है अपने पास अननोन, ठीक है। तो बीटा B इसको अपन कैसे लिखेंगे अब देखो इसमें भी देखो जिस टाइप का सेक्शन सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से रहेगा। तो बीटा B की वैल्यू इसके ले लो, वी हैव पहला सेक्शन के लिए लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के लिए है ना, या कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो 1.0 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, इन दोनों में से कोई सेक्शन है तो बीटा B की वैल्यू 1 है, और बीटा B की वैल्यू ZE अपॉन ZP है, किस केस के लिए, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए, है ना। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। और ZP की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू है अपने पास ZE इंटू S, है ना। ये चीज़ हो गई अपने पास, ये फाइनल वैल्यू हो गई। ये अपन पहले भी निकाल चुके हैं
प्लास्टिक एनालिसिस जिसको याद है उसको पता है कि ये ZE ZP कहाँ से निकलेगा और S क्या है, शेप फैक्टर है S अपना, ZE है अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये वाला है अपना प्लास्टिक मॉड्यूलस, है ना। तो ये दोनों चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं डिज़ाइन स्टेप्स। तो डिज़ाइन स्टेप्स फॉर laterally supported बीम। अब इसके डिज़ाइन स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप वन में क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट वर्किंग लोड, जो भी आपका लोड हो, अगर उसने फैक्टर लोड दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नॉर्मल लोड दे रखा है, सिर्फ लोड लिखा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वर्किंग लोड इनटू फैक्टर्ड लोड, दैट इज फैक्टर्ड लोड बराबर 1.5 इंटू WL। वर्किंग लोड को शॉर्ट में WL लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ये हो गया अपना पहला स्टेप। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है अपना, कैलकुलेट मैक्सिमम calculate maximum value of factored bending moment, factored bending moment and इसको बेंडिंग मोमेंट को तो BM से डिनोट कर देंगे या फिर M से शॉर्ट में, है ना, M से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे M से डिनोट करना आप लोग। एंड फैक्टर्ड शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स को अपन V से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को निकालना पड़ेगा अपन को। थर्ड स्टेप है अपनी कैलकुलेट ZP रिक्वायर्ड, ठीक है। ये निकलेगा अपना किससे, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज ZP रिक्वायर्ड बराबर M इंटू गामा नॉट अपॉन F(y), बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। फिर स्टेप 4 में आ गया अपना कैलकुलेट ZE रिक्वायर्ड। अब देखना ZP निकाला था, अब ZE निकाल रहे हैं, ZE रिक्वायर्ड। तो ये क्या होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो ZE रिक्वायर्ड बराबर कितना हो जाएगा, ZP अपॉन S। S क्या है अपना, शेप फैक्टर, और ये आई सेक्शन के लिए स्पेशली, अगर शेप फैक्टर की बात करें आई सेक्शन के लिए S की जो वैल्यू है वो 1.13 to 1.14 होगी। मतलब या तो इनमें से कोई एक वैल्यू ले लो, है ना, 1.13 to 1.14। 1.135 लेने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए 1.13 या 1.14 ले लेना, दो में से कोई एक वैल्यू रख लेना आप लोग, है ना। कंफ्यूज भी मत होना कि दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लेनी है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में देखें तो स्टेप 5 में क्या है, सेलेक्ट सुटेबल बीम सेक्शन
फॉर फ्रॉम स्टील टेबल यूज़ करना अब तक तो सबको आ चुका है ना। तो आप लोग स्टील टेबल में जो भी है अपना जेड ई रिक्वायर्ड से निकालेंगे अपन। जो जेड ई रिक्वायर्ड है इसके नियर बाई कोई भी एरिया हो, ये ध्यान रखना कि जो आपका जेड एक्स ये अपन ये मान लेते हैं कि जो आपने बीम सेक्शन प्रोवाइड किया उसका जो है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस वो आपके जेड ई रिक्वायर्ड से बड़ा या बराबर होना चाहिए जेड ई रिक्वायर्ड से, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर सिक्स में फाइंड सेक्शन क्लासिफिकेशन। अब अपन को विड्थ थिकनेस मिल गई, उसका रेशियो निकाल करके आप लोग सीधा सीधा सेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन फ्रॉम टेबल नंबर 2 एज पर फॉर्मूला क्या अपना B/TF है ना एंड D/TW। इसके लिए ऊपर अपन ने सबसे पहले स्टार्टिंग में इसकी वैल्यूज देख ली थी, कहाँ पे B आएगा, कहाँ T आएगा, कहाँ TF आएगा, कहाँ TW आएगा और कहाँ D आएगा, है ना। तो D का भी फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर, आप इस वीडियो में ध्यान देंगे तो, है ना। नाउ स्टेप नंबर 7 में अपन क्या करेंगे, जो अपन ने स्ट्रेंथ निकाला था डिज़ाइन स्ट्रेंथ, है ना, MD, वही चीज़ वापस यहाँ लिखेंगे। जो आपका सेक्शन है उसके हिसाब से आपकी B बीटा की वैल्यू डिफरेंशिएट होगी। तो अब आएगा वैल्यू, नाउ कैलकुलेट डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग ऑफ laterally सपोर्टेड बीम। अभी तक अपन लैटरली सपोर्टेड बीम की डिज़ाइन स्टेप्स लिख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो MD बराबर बीटा B इंटू ZP इंटू F/y अपॉन गामा M0, है ना। ये चीज़ जो है ये भी आपके जो एक्चुअल मूवमेंट मतलब जो एक्चुअल M पड़ रहा है बेंडिंग मूवमेंट उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है अपन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 नाउ फिर से कैलकुलेट डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन शेयर ऑफ laterally supported बीम। तो इसके लिए VD बराबर H इंटू TW इंटू F/y के होल अपॉन √3 इंटू गामा M0। इट शुड बी ग्रेटर देन V। अपने पास सीधा बोला गया है, अगर ये नहीं हुआ तो हेंस अनसेफ, है ना। तो दोबारा रीडिज़ाइन करो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस सेफ। ये बेसिकली एक तरह से चेक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा हेंस सेफ। यहाँ पे फेल हुआ तो आगे तो बढ़ोगे ही नहीं तुम लोग, है ना। इसके अलावा अगर जो MB की वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगी तो एक और शॉर्ट ट्रिक्स भी है इसकी, है ना। तो V जो है वो इस तरह से भी चेक कर सकते हो, 0.6 इंटू VD कर दो, है ना। देन अगर जो मतलब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा फेल हो जाता है तो 0.6 इंटू VD कर दो। देन MD जो अपना ये ऊपर वाली स्ट्रेंथ है ये इफेक्टेड नहीं होगी, विल नॉट बी इफेक्टेड, है ना। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई। इसका मतलब जैसे देखो मान लो तुम्हारा किस्मत ख़राब हो गया उस टाइम पे, VD की वैल्यू अचानक से तुम्हारी यहाँ सेफ हो गया, यहाँ अनसेफ हो गया, तो उस केस में क्या करना, शॉर्ट ट्रिक मार देना, या तो 0.6 मल्टीप्लाई कर देना, है ना उसमें। और अगर ये केस भी नहीं बन पाता मतलब यहाँ पे फेल हो जाता है यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, तो एक काम और हो सकता है, इफ़ V
जो है वो इससे बड़ा हो जाए, है ना। तो इस टाइम पे क्या करोगे, कैलकुलेट रिड्यूस्ड MD as given in IS code at पेज नंबर। अब देखो पेज नंबर थोड़ा सा ध्यान देना यार, तुम लोग भी देख लेना, है ना, पेज नंबर कौन सा है एग्जैक्टली। बाकी मेरे हिसाब से तो पेज नंबर 70 है ना, तो बाकी आप देख लेंगे। तो दोनों केसेस के लिए है, अगर जो ये चीज़ सेफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहली कंडीशन लगा लो। अगर यहाँ अनसेफ हो जाए, वैसे कोशिश करना दोनों सेफ ही रहे, है ना। नहीं होता तो ये कंडीशन लगा सकते हैं अपन, अगर यहाँ अनसेफ हो जाए यहाँ सेफ हो जाए तो ये वाली कंडीशन लगा देना, ठीक है ना, दो में से जो कंडीशन सुटेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, लास्ट वाली जो अपनी स्टेप है, ये अब लास्ट स्टेप में आ गए हैं, जो है अपनी स्टेप नंबर, एक सेकेंड ना, स्टेप नंबर अभी अपन 8 पे थे, अब स्टेप नंबर 9 पे है, स्टेप नंबर 9। अब 9 नंबर के स्टेप में सीधा साफ चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ये लास्ट स्टेप है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन में अब अपन को पता है एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो अलग से निकलेगा, है ना। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, अपना जो फैक्टर्ड लोड है उसकी वजह से जो आएगा, है ना, या एक्टिंग लोड कह लो। एक्चुअल डिफ्लेक्शन वैसे तो इसमें ये लिख दे सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इच्छा है आपकी, पर लिखो मत, मैं तो समझाने के लिए लिख रही हूँ। एक्चुअल डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वर्किंग लिख लो, एक्टिंग लिख लो, वैसे अपन वर्किंग लोड लिख देते हैं, वर्किंग लोड। बट अपने पास जो डिफ्लेक्शन है वो मेन डिफ्लेक्शन है ना, तो मेन डिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, सीधा साफ, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए अपने पास एस डेल्टा से डिफ्लेक्ट करते हैं ना यार, डेल्टा बराबर इफेक्टिव स्पान, है ना, इसको एल से डिनोट कर दो, ब्रैकेट अपॉन में 300। अपने पास एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास केस दे रखा है जैसे, है ना, ज़्यादातर तो केस क्या होता है, यूडीएल के केस है सिर्फ, तो इसके लिए जो इफेक्टिव डिफ्लेक्शन है यहाँ पे मैक्स लिख देना, है ना, यहाँ पे भी मैक्स लिख दो। इसके लिए क्या है, 5/384 इंटू WL⁴/EI, है ना। ये तो अपना हो गया, सॉरी, ये अपना क्या हो गया, जो अपन पूरा का पूरा IXX IYY मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो हो गया। W अपना वर्किंग लोड हो गया, या फिर कह लो फैक्टर्ड लोड डायरेक्टली लिख लो, या फिर वर्किंग लोड ही लिखेंगे वैसे अपन यहाँ पे। और ये L हो गया अपना, नहीं यहाँ पे अपन को फैक्टर्ड लोड लिखना है, और यहाँ पे L जो अपना लेंथ है टोटल, है ना। और अगर अपने पास ये जैसे ये वाला W तो हो गया कौन सा, UDL के केस के लिए, अगर तुम्हारे पास पॉइंट लोड दे रखा है, पॉइंट लोड किसी भी डिस्टेंस पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, सेंटर पे हो, जरूरी नहीं है, मैं तो किसी भी डिस्टेंस के हिसाब से बता रही हूँ आपको, है ना। इसके लिए अपने पास डेल मैक्स या फिर डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा, WL³ अपॉन 48 EI। यहाँ पे 384 है, यहाँ पे 48 है, इस चीज़ का ध्यान देंगे, है ना। और ये दोनों के दोनों केसेस के लिए क्या अपने पास दे रखा है, इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं, कुछ स्पेशल कर देते हैं, P लगा देते हैं इस पर, ठीक है, डेल्टा P मैक्स इन दोनों के हमेशा बराबर या इनसे बड़ा होना चाहिए। ये और केस है, ये चीज़ चेक लगाना पड़ेगा आपको, डेल मैक्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ लग सकता है और ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। और अगर आपके पास एक साथ दोनों अप्लाइड हो तो इन दोनों को ऐड करके भी लिखोगे आप लोग। जैसे मान लो कि आपको यूडीएल भी लगा दिया और इसी के ऊपर मैंने एक पॉइंट लोड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीम ऐसी दे दी मैंने आप लोगों को कि यहाँ पे यूडीएल भी लगा दिया और इसी पे एक पॉइंट लोड भी अप्लाई कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में जैसे इसको W1 ले लो, इसको W2 ले लो,
तो W1 W2 के केस में क्या होगा, जो आपका डिफ्लेक्शन निकलेगा उसके यहाँ पे दोनों के दोनों ऐड होकर लिखेंगे, है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी आएगा, ये वाला फॉर्मूला भी आएगा, तो 2 बार निकलेगा और दोनों के यहाँ लिखोगे और ऐड करके लिखोगे, फिर वो इसके बराबर या इससे बड़े होने चाहिए, वो सॉरी छोटे होने चाहिए, है ना, ये बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो आपको ये चीज़ चेक में मिल जाएगा। अगर ये चीज़ सेफ है तो हेंस सेफ। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।